दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम गुरुजी में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के माध्यम से भारत के संवैधानिक विकास को समझेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसको स्किप मत करिएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो भारतीय संविधान के जो इस पार्ट से प्रश्न पूछा जाता है, संवैधानिक विकास से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। यह यूपी टेट में पर्यावरण का भी भाग है। पर्यावरण के प्रश्न में भी पूछा जाता है। अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसमें जीएस में भारतीय राज्य व्यवस्था जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और इसके हल को भी समझें। इसके जो व्याख्या किया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक समझें, ताकि उससे भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से कर सकें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग, मेयो, बेंटिंग, कैनिंग। आप देखेंगे कि पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। उसी के तहत वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल हो गया। 3 प्रेसिडेंटियाँ कौन थी? बंगाल, मद्रास, बम्बई। तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1784, 1781, 1773 या 1909। अब देखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसी के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। हालांकि ये इसकी शक्तियाँ सर्वोच्च नहीं थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसका नाम था, क्योंकि इसके भी ऊपर एक प्रिवी काउंसिल होती थी जो इंग्लैंड में होती थी, वहाँ पर भी चैलेंज किया जा सकता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773। आप देखेंगे कि इसमें अगला प्रश्न, प्रथम न्यायालय कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था सर्वोच्च न्यायालय, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा शाह, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। तो इसमें आप देखें कि सर एलिजा शाह जो थे ये मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार से 4 सदस्य इस न्यायालय में होते थे। इसका उत्तर पहला है सही। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया? 73, 84, 92। इसमें देखें तो जो आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था, इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था। ये 1781 सही हो जाएगा। इसी में देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी, ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र था, यहाँ भी विधि बनाने की शक्तियाँ इसको प्रदान की गई गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है? 1781, 1773, 1784 या 1726। अब देखेंगे कि जब कंपनी स्थापित हुई तो कंपनी में एक निदेशक मंडल हुआ करता था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अतिरिक्त उसमें 24 सदस्य होते थे। उसे निदेशक मंडल कहते थे। वही भारत में व्यापार भी करती थी और राजनीतिक कार्यों को भी वही देखती थी। लेकिन 1784 में अब देखेंगे कि 1784 में कंपनी में पहले ये BOD कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल पहले से था, लेकिन 1784 में BOC की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी इसी को हिंदी में कहेंगे कि नियंत्रक मंडल। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। अब BOD जो निदेशक मंडल थी, इसका क्षेत्र हो गया व्यापार। ये व्यापार कर देखती थी। भारत में राजनीतिक कार्यों को देखने का कार्य BOC करती थी। तो इसका विकल्प 1784 सही हो जाएगा। 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद 4 से 3 का, जो गवर्नर जनरल
का परिषद था उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसकी सदस्य संख्या 3 कर दी गई है। भारत में नियुक्त अधिकारियों पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? 1813, 1786, 1781 या 1792? सॉरी, 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई और यह शक्ति प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहिए कि इसकी समाधि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि गाजीपुर में है। हालांकि वो इतिहास में जब पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था, वीटो पावर भी गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। किस चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा? 1793, 1784, 1773, 1781। आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति जो नियंत्रक मंडल है 84 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई। अब 1793 का जो आया चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट है। प्रथम चार्टर एक्ट की शुरुआत 1793 में हुई। इसके पहले जो होता था उस रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे। तो यहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किस अधिनियम द्वारा या किस चार्टर द्वारा दिया गया? 1813, 1833, 1853, 1854। 1793 का चार्टर एक्ट आया, भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। उसके 20 साल बाद देखेंगे 1813 का जो चार्टर एक्ट आया है, इसमें भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इसी में देखेंगे प्राच्य विवाद, पश्चात विवाद का प्रारंभ होता है। इसी से देखेंगे ईसाई मिशनरियाँ भारत में प्रवेश की गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने के अतिरिक्त कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 लाख खर्च, ईसाई मिशन प्रवेश और चाय का व्यापार कर सकती थी, चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। बाकी व्यापारिक क्षेत्र को इसका समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर से कहा जाने लगा? अभी देखेंगे कि 1773 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो गवर्नर जनरल था वो 3 प्रेसिडेंटियों का था, बंगाल और आपका मद्रास और बम्बई। लेकिन 1833 का जो चार्टर आया उसमें ये जो गवर्नर जनरल था इसको अब भारत का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया। अब इसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, व्यक्ति वही, नाम बदल दिया गया। तो इस तरह से देखें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। केंद्रीकरण व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से की गई और पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 13 से 33 किया गया, 20 साल के लिए फिर कंपनी के कार्य को बढ़ा दिया गया। और चौथा सदस्य विधि सदस्य, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें चौथे सदस्य की नियुक्ति की जाने लगी जो विधि सदस्य हुआ करता था। और 13 वाले में देखेंगे कि चाय और चीनी के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी, लेकिन 33 में वो भी अधिकार इसका समाप्त कर दिया गया। अब चाय चीनी के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, वो भी समाप्त हो गया। मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनकर के इंडिया में आया था। मैकाले का नाम कौन नहीं जानता है। अगला देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ है, आपको बताए हैं। इस तरह से ये 1833 में ये सारे प्रावधान किए गए थे। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस चार्टर के तहत किया गया? 1853, 1858, 1833, 1861। 1793 से जो चार्टर शुरू हुआ था 20-20 साल के लिए, ये अंतिम चार्टर था, चौथा चार्टर, जो 1800
1853 में आया था। इसकी खास बातें क्या है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवा की भर्तियां की जाने लगी। अभी तक सिविल सेवा में मनोनीत कर दिया जाता था, किसी को भी नामित कर देते थे, वो सिविल सेवक बन जाता था। लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन पहली बार से किया जा रहा है। लेकिन ये इंडिया में नहीं होता था, इंग्लैंड में होता था। दिमाग में रखिएगा, 1921 में भारत में भी प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाने लगी हैं, वो दिमाग में रखेंगे। अंतिम चार्टर था 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना इसी से की गई। और विधि सदस्य जो था 1833 में देखेंगे चौथा सदस्य विधि सदस्य होता था, और 1853 में उस विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, बार बार छात्र यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये क्या मैटर है भाई? आप देखेंगे कि 1757 की क्रांति हुई। 1757 की क्रांति के बाद कंपनी को समाप्त करके ये क्राउन थी उस समय विक्टोरिया, वो अपने हाथों में ले लिया कंपनी का। और 1858 के तहत ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और देखेंगे कि ये गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। और इसी में देखेंगे कि जो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो 84 में बना था, इन दोनों को भंग कर दिया गया था। अब भारत सचिव का पद बना दिया गया। अब यहीं से अब देखेंगे कि भारत सचिव का भी नाम गवर्नर जनरल के नाम के साथ जोड़ करके कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए, और भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव में 15 सदस्य अन्य होते थे, तो 15 सदस्य मिला करके ये भारत परिषद की स्थापना की गई। 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जो बजट पेश किया गया पहली बार 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रदान की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज वर्तमान में देखते हैं कि 123 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। लेकिन ये शक्ति इन लोगों को मिली कहाँ? इन लोगों को शक्ति मिली थी 1861 से। 1861 में पहली बार जो गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। और यहीं पर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यहीं से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की बात इसमें की गई। इसी के अंतर्गत बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, इन तीनों जगह पर विधान परिषदों की स्थापना की गई। विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया जाने लगा। जो विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया जाए, इस तरह से हम देखेंगे कि जो 1833 का चार्टर था उसमें केंद्रीकृत व्यवस्था थी, लेकिन अब विकेंद्रीकरण की ओर जोर दिया जाने लगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाने लगा। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? 1884, 1892, 1873, 1861। 1892 में देखेंगे कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। इसका यही उत्तर होगा। अन्य प्रमुख बातें देखें, भारतीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न नहीं। प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी, आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह अप्रत्यक्ष थी। यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत नहीं हो रही है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो रही है। तो इस तरह से ये 1892 सही उत्तर है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई? 1919।
सॉरी 1935, 1909, 1892। 1909 में मार्ले ये सचिव थे, भारत सचिव, मिंटो थे वायसराय। तो मार्ले मिंटो आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया, इसी में सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही। हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम घातक होगा, किसने कहा था? मिंटो ने कहा था। सर्वप्रथम भारत परिषद का तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। अब देखेंगे जो भारत परिषद हुआ करता था 15 सदस्यीय, और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी 4 लोगों की, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। इसमें देखेंगे जो भारत परिषद थी वो इंग्लैंड से चुनी जाती थी। उसमें केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दोनों पहली बार चुने गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत परिषद में कौन चुना गया, तो केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी जो यहाँ पर कार्य करती थी, वो उसमें पहला विधि सदस्य के रूप में कौन चुने गए थे? एसपी सिन्हा। तो एसपी सिन्हा कार्यकारिणी परिषद वायसराय वाले चुने गए थे, और भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी चुने गए थे। 1792 में देखते थे कि प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से ये सारी विशेषताएं 1909 की थी। भारत में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से की गई? 1935, 1909, 1919, 1892। उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की शुरुआत 1919 से की गई। अन्य चीज़ें इसमें देख लेते हैं। उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1919 में। इसमें देखेंगे राज्य परिषद, जिसे राज्य परिषद की स्थापना जो आज के राज्यसभा के समान है, विधान परिषद जो कि आपकी लोकसभा के समान है। प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी 1892 प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब की गई? यहीं से। अब यहाँ देखेंगे महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार यहाँ दिया गया। द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध लगाया गया। तो प्रांतों में द्वैध, इसके जन्मदाता लियोन कार्टिस थे। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महालेखा परीक्षा द्वैध शासन, महालेखा परीक्षक, सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार। अभी देखेंगे 1909 का जो मार्ले मिंटो आया था, उसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। अब ये सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। प्रश्न 16 है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 1919, 1935, 1909, 1927। 1919 में प्रांतों में द्वैध लगाया गया। 1935 में प्रांतों में द्वैध समाप्त करके केंद्र में द्वैध लगाया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसी में अब देखेंगे कि जो भारत का संविधान है उसका पूरी अधिकतर बातें 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची थी, 14 भाग थे, और प्रांतों में द्वैध समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अभी देखेंगे एक संघीय न्यायालय जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना की गई, जो 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया था। सर मॉरिस गुएयर जिसके पहले चीफ जस्टिस थे। भारत परिषद जो थी अभी तक, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद का समाप्त कर दिया गया। और 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। 1937 में कितने प्रांत में चुनाव हुए? 8, 9, 10, 11। देखेंगे कि 1935 अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए थे 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें आगे वाले प्रश्न में देखेंगे। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? पीछे आपने देखा कि 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें
कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर जो है सरकार बनाया था। 2 प्रांतों में सहयोगी दलों के साथ मिलकर बनाया था। इस तरह से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। तो यह विकल्प नंबर 8 वाला सही हो जाएगा। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, के.एन. काटजू, वल्लभ पंत। तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत इसके मुख्यमंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई इसके वित्त मंत्री, के.एन. काटजू विधि मंत्री। 22 दिसंबर 1939 को कौन सा दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया? इसका विकल्प नहीं लिखा है। आप देखेंगे कि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दिया था। तो 1939 में 22 तारीख को मुस्लिम लीग ने ये मुक्ति दिवस मनाया था, मुक्ति दिवस। भारत सरकार कितने दिनों तक चली थी? प्रश्न को पढ़ें कि ये 1937 की बात हो रही, जो 1937 के तहत चुनाव कराए गए थे। उस चुनाव के दौरान जो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी वो सरकार कितने दिनों तक चली थी? 14 माह, 24 माह, 28 माह। इसमें आप देखेंगे कि 28 माह के बाद 1939 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया था। इस तरह से 28 माह तक चली थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। 2 प्रांतों में आप देखेंगे कि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई थी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने कहाँ बनाया था, तो बंगाल में, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में। टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसको कहा गया? अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। देखिए, जब क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, तो इसी को दिवालिया बैंक का चेक कह दिया गांधी जी ने। टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक भी कहा जवाहरलाल नेहरू ने। उसी को थोड़ा सा संशोधन करके तो क्रिप्स मिशन के बारे में ऐसा कहा गया है। इसमें देखेंगे कि निर्वाचित संविधान की बात कही गई थी। सांप्रदायिक विभाजन को नामंजूर कर दिया गया था। इस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन। आपने देखा कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था, उसको भी नामंजूर कर दिया गया था। लेकिन कैबिनेट मिशन जब आया तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। संविधान सभा के प्रतिनिधि के लिए जनसंख्या का अनुपात था। जो संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की बात कर रहा। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, जिसमें 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को खड़ा करना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 289, 389, 284, 290। उस समय भारत की कुल जनसंख्या 40 करोड़ के लगभग थी। तो 10 लाख पर एक कैंडिडेट को खड़ा करना था। इस तरह से 389 सीटों पर चुनाव हुए थे। 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 26, 23, 33। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 15 थे। एससी पूछे तो 26 थे, एसटी 33 थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इसमें शामिल नहीं थी। भीमराव अम्बेडकर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये संविधान सभा के लिए पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए। लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले जाने के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से एम.आर. जयकर को त्यागपत्र दिला करके वहाँ से इनको निर्वाचित किया गया, तब ये संविधान सभा के सदस्य बने थे।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। इसी 9 दिसंबर को अब देखेंगे कि प्रथम बैठक में ही किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया था। तो पहली बार अस्थाई राष्ट्रपति सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था और 11 को दोबारा जब बैठक होती है तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना देते हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष पूछे कार्यकारी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, पूर्णकालिक अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थाई सदस्य थे। ये प्रश्न हमारा मिसप्रिंट है, ये सदस्य की जगह पर अध्यक्ष होना चाहिए था। तो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो आगे अभी आपको बताए हैं। 9 दिसंबर को देखेंगे कि यह अस्थाई अध्यक्ष बने थे। 11 को अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद आ गए। 13 दिसंबर को मोस्ट में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आया गया और उद्देश्य पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर को। कब इसको स्वीकृत किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। दिमाग में रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संविधान सभा पर कितने वाचन किए गए? 1, 2, 3, 4। संविधान सभा के कुल मिलाकर के 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 तक हुआ था, बहुत कम समय चला था। द्वितीय वाचन सबसे विस्तृत वाचन हुआ था जो 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। एक एक बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को तक हुआ था और 26 नवंबर को ही आप देखेंगे कि इसको अंगीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? अब देखेंगे संविधान सभा में कुल जो है 12 बैठकें हुई थी। तो 11 बैठकें हो चुकी थी। अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी 24 जनवरी को जब हुआ तो इसी में देखेंगे जनगण मन अपना लिया गया। और एक चीज़ और नहीं लिखे हैं, उसको आपको वैसे बता दे रहे हैं कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि 26 नवंबर 1949 को आप देखेंगे कि ये अंगीकृत किया गया, लेकिन संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। लेकिन जब 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था तो इसको 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। इसकी चर्चा आर्टिकल 394 में है। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी पूछता है कि राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको जानना चाहिए। इस तरह से 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अन्य कुछ फैक्ट हैं, आप इनको एक बार सरसरी निगाह से देख लें। अन्य तथ्यों में देखेंगे कि भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितने? 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 लिए गए थे, 93 देशी रियासतों से लिए गए थे, 4 कमिश्नरियों से लिए गए थे। फिर देखेंगे प्रथम बैठक में, जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें देखेंगे कि मात्र 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। उसके कई कारण रहे हैं, विस्तार से जानना जरूरी नहीं है। इसमें देखेंगे कि मुस्लिम लीग नहीं आया था और देशी रियासत नहीं आया था। इस तरह से 207 सदस्य थे।
निर्वाचन का जो परिणाम हुआ था, जो चुने गए थे, उसमें देखेंगे कांग्रेस 208 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मुस्लिम लीग 73 पर जीत दर्ज की थी, 8 निर्दल थे। जातिवार देखा जाए तो एससी इसमें 26 थे, एसटी 33 थे, कुल महिलाएं 15 थी। महिलाएं टोटल 15 थी, लेकिन प्रथम बैठक में महिलाओं ने 9 महिलाओं ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग देखिए 73 है, लेकिन जो टोटल मुस्लिम संख्या है वो 79 है। तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम से कंफ्यूज न हो, मुस्लिम मतलब एक जात हो गया, वो मुस्लिम लीग जो लीग के सदस्य थे, तो लीग के सदस्य 73 थे। अब मुस्लिम टोटल मुस्लिम कुछ कांग्रेस में भी थे, तो 79 हो गए। सिखों की संख्या 4 थी, महिलाएं 15 थी। उनमें देख लेते हैं, 15 हो तो नहीं जानना जरूरी है कि चूँकि यूपी का एग्ज़ाम है, तो यूपी में देखेंगे कि 5 महिलाएं यूपी से चुनी गई थी, जिनका नाम देखेंगे जेबी ये सुचेता कृपलानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। ये विजय लक्ष्मी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला जो मुस्लिम लीग से चुनी गई थी। राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत से थी, मध्य प्रदेश। सरोजिनी नायडू बिहार से थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी। हंसा मेहता बम्बई से चुनी गई थी। कुछ समितियां बनी थी, इन समितियों के बारे में देखें। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में देखेंगे कि 7 सदस्य थे अम्बेडकर जी को लेकर के। इसमें एन.जी. अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र हट गए तो कुछ देर के बाद, तो एन माधव आ गए। डी.पी. खेतान पहले चुने गए थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, कृष्णमाचार्य आते हैं। तो एकमात्र डी.पी. खेतान जो थे, मरने के बाद कृष्णमाचार्य आए थे। फिर आप देखेंगे कि संघ समिति इसके अध्यक्ष नेहरू थे। झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति, देशी रियासत, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, इन दोनों के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। और बी.एन. राव के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जाने कि बी.एन. राव जो संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, एक ICS अधिकारी थे। इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो ड्राफ्ट, जो प्रारूप बनाया था संविधान का, बी.एन. राव ने बनाया था। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज न हो, जो प्रारूप समिति थी अम्बेडकर और अन्य लोगों की, ये लोग इसी प्रारूप के बिंदुओं पर समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इस प्रारूप बनाने का कार्य बी.एन. राव ने किया था। और बहुत विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने बर्मा का जो संविधान बना हुआ है उसमें भी इन्होंने सहयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत की ओर से प्रथम जज चुने जाने वाले व्यक्ति बी.एन. राव थे। इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि आप पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।